नमस्कार, टाइम्स नाउ नव भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सबसे पहले आपको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं इस उम्मीद के साथ कि हम मिलजुल कर देश को विकसित भारत बनाएं और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ें। अब रोज की तरह घड़ी में शाम के 4:50 होने वाले हैं, तो वक्त हो गया है राष्ट्रवाद का। और आज राष्ट्रवाद में सवाल कि आज देश में चर्चा किस बात पर होनी चाहिए थी, विकसित भारत के एजेंडे पर या किसी भी बात पर। लेकिन उस एजेंडे के साथ आज विवाद पर भी चर्चा करनी पड़ रही है, और इसलिए कि आज पहली बार हुआ है कि लाल किले की प्राचीर से वंदे मातरम गूंजा। वहीं कांग्रेस दफ्तर में भी कार्यक्रम हुआ, वहां पर वंदे मातरम को लेकर विवाद हुआ। बीजेपी कह रही है वंदे मातरम का अपमान हुआ है और वोट बैंक के लिए पूरे वंदे मातरम से कांग्रेस को परहेज। सवाल इस बात को लेकर भी है कि प्रधानमंत्री ने युवाओं को महिला शक्ति को लेकर जो बात कही, दिमागी नक्सलों से जो सावधान रहने की बात कही, उसका असर कहां तक और संदेश क्या, यह रिपोर्ट देखिए, फिर डिबेट की शुरुआत करते हैं। देश सीमा स्वतंत्रता दिवस मना रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से नए भारत की ऊर्जा का जिक्र करते हुए युवा और महिला शक्ति को आगे बढ़ाने की बात की। इसके साथ ही पीएम मोदी ने दिमागी नक्सलियों से सावधान रहने की भी अपील की। आज पहली बार लाल किले पर वंदे मातरम गाया गया और पूरा गाया गया, लेकिन आज इसी वंदे मातरम पर विवाद भी खड़ा हो गया। और ये सब कुछ हुआ कांग्रेस दफ्तर इंदिरा भवन पर तिरंगा फहराने के दौरान। कार्यक्रम का जो वीडियो सामने आया उसमें दावा किया जा रहा कि वंदे मातरम के दौरान सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने बीच में रुकने का इशारा किया। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा कि सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ इशारा कर रही है। मामला बढ़ता देखकर कांग्रेस को इस पर सफाई देनी पड़ रही। आज यहाँ इंदिरा भवन में पूरा वंदे मातरम गाया गया, इसमें कोई वाद विवाद का सवाल नहीं उठता। कोई रोकने का कोई प्रयास नहीं था, कोई रोकने का प्रयास नहीं था, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे। सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो। कांग्रेस भले डिफेंड करती दिखाई दे रही, लेकिन बीजेपी इस पर हमलावर है। एक तस्वीर और दिखी, जब लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में न तो राहुल गांधी पहुंचे, न तो मल्लिकार्जुन खड़गे। अब बीजेपी कांग्रेस की देशभक्ति पर सवाल उठाते हुए मांग कर रही है कि उसे देश से माफी मांगनी चाहिए। यह दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी अभी भी संभवतः राष्ट्रगीत वंदे मातरम को संपूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर पाई। अतः हम कांग्रेस की सर्वोच्च नेतृत्व, क्योंकि इसमें तीनों शामिल हैं, सर्वोच्च नेतृत्व के इस आचरण की निंदा करते हैं और यह अपेक्षा करते हैं कि कांग्रेस पार्टी इसके लिए देश से माफी मांगे। वंदे मातरम पर विवाद के बीच आज चर्चा पीएम मोदी के उस संकल्प की भी हो रही, जिसमें वो विकसित भारत के संकल्प में दिमागी नक्सलियों से सावधान रहने और महिला शक्ति को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा। मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से आज लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे की छाया में खड़े होकर के प्रार्थना करता, आग्रह करता, आइए उन महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए। आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, आप भी यश लीजिए। भी जिनको जमीनी नक्सल कहा, फिर उन्हीं किसानों की बात माननी पड़ी। नौजवानों को नक्सल कहा, फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा। तो पहले तो ये हाथ पांव मारते हैं, नक्सल नक्सल नक्सल, और उसके बाद उनकी बात मान लेते हैं। अब सवाल है कि एक तरफ पीएम मोदी 2047 तक विकसित भारत के विजन पर अग्रसर है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने क्रेडिट और विचारधारा की जंग छेड़ दी है। बड़ा सवाल ये भी कि दलगत विरोध अपनी जगह, लेकिन क्या राष्ट्रीय पर्व के मौके पर वाकई कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम पर अपमान हुआ? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो क्या वाकई वंदे मातरम का अपमान हुआ?
इस पर आगे बढ़ूं, लेकिन उससे पहले एक तस्वीर आपको दिखाता हूं। यह तस्वीर है रांची से। यह तस्वीर आप देखिए, आंदोलन वहां पर चल रहा है। देवेंद्र नाथ महतो जो कि छात्र आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, वो अनशन पर हैं और आज वो आंदोलनकारी छात्रों की तिरंगा यात्रा में शामिल होना चाहते हैं। लेकिन तस्वीर देखिए, बलपूर्वक उन्हें रोक दिया गया। अब सवाल है कि अपने देश में अगर तिरंगा यात्रा में शामिल नहीं हो सकते तो कहां जाकर तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे? तर्क दिया गया कि स्वास्थ्य की कई वजह थी। तो देवेंद्र नाथ महतो खुद चाहते थे और इतना संघर्ष करके जब वो खुद बल लगा रहे हैं पुलिस से कि उन्हें जाने दिया जाए, तो क्या वो स्वास्थ्य के तौर पर इतने फिट नहीं होंगे कि कम से कम चले जाए, या फिर उनकी इच्छा रखने के लिए थोड़ी देर में पुलिस के सामने वो शामिल हो लेते? आप तस्वीर देखिए, हाथों में तिरंगा लेकर, तिरंगा की पट्टी सिर पर बांधकर वो इस तिरंगा यात्रा में शामिल होना चाहते थे, लेकिन आरोप है कि उन्हें रोक दिया। अब चलिए जरा लाइए मेहमानों को। मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। शिवम त्यागी जुड़ रहे हैं आपसे थोड़ी देर में, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता। अनंत विजय जी वरिष्ठ पत्रकार। प्रियंका गुप्ता जी कांग्रेस पार्टी के नेता। प्रियंका भारती जी आरजेडी के नेता और प्रवक्ता। और राजकुमार भाटी जी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आज सभी का बहुत बहुत स्वागत और आज सबको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। लेकिन सवाल आज बहुत तीखा है प्रियंका जी, गुप्ता जी, और सवाल बहुत सीधा सा है। एक तो देवेंद्र नाथ महतो को तिरंगा यात्रा में शामिल होने से क्यों रोका, पहला, और दूसरा ये वंदे मातरम का अपमान जो बीजेपी आरोप लगा रही है, क्या? कि आज मैं सभी को जो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे है उसका सेलिब्रेशन हो रहा है, और मैं समझती हूँ कि जिस तरीके से उनको रोकने की बात आ रही है, तो मैं समझती हूँ रोका नहीं गया उनको, उनकी तबीयत नहीं ठीक थी, ऐसा एक जो है वहां पर बात हुई है। उसके बाद उनको नहीं जाने दिया गया ताकि उनकी तबीयत खराब ना हो जाए, यही एक रीजन था। दूसरा सवाल आपका ये रहा कि किस तरीके से आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैंने सोचा कि बोलूं, फिर सोचा आपको पूरा करने दूं। अब आप आ ही गई हैं मैडम। यहां पर भी सोनम वांगचुक को तबीयत खराब होने के बाद ही, वो तो हिलने डुलने में असमर्थ थे, तो पुलिस लेकर गई, तो आप लोगों ने कहा लोकतंत्र की धज्जियां उड़ गई। वहां तो आप देवेंद्र नाथ महतो की तस्वीर देखिए, वो इतनी रस्साकशी कर रहे हैं और इतनी मेहनत कर रहे हैं कि पुलिस किसी तरह छोड़ दे और तिरंगा यात्रा में शामिल हो जाए, तो वो आदमी अनफिट है, ये तस्वीर देखकर ही नहीं पता चल रहा है। उतना अगर कोई संघर्ष कर सकता है, इसका मतलब कि उसे स्वास्थ्य के तौर पर कोई दिक्कत नहीं है। सुनिए, वो किसी तरीके का विरोध करने की बात नहीं कर रहे थे। वो तिरंगा यात्रा में जाने की बात। हाँ, यस, मैं यात्रा में जाने के लिए आदमी की कंडीशन अगर नहीं सही होगी, अगर डॉक्टर अप्रूव नहीं करेंगे, तो उसका एक्सक्यूज है। पर वो किसी तरीके का विरोध करने संसद को घेरे नहीं जा रहे थे जिसका बल प्रयोग किया गया हो, और ऐसा कोई बल प्रयोग पुलिस ने जबरन रोक दिया। मैडम, मुझे नहीं ये तस्वीर आज के दिन में अच्छी लगी। फिर वही बात आप कह रही हैं। मैं कह रही हूँ कि उनकी हेल्थ का हवाला देके उनको रोका गया है। तिरंगा यात्रा जब वो सही हो जाएंगे तब भी कर सकते हैं। अच्छा, बाकी ऐसा कोई बल प्रयोग तो किया नहीं गया। दूसरी चीज ये है कि उस समय कोई विरोध प्रदर्शन तो वो कर नहीं रहे थे। कोई विरोध प्रदर्शन, तिरंगा यात्रा कोई विरोध प्रदर्शन तो है नहीं। फिर भी रोक दिया। यात्रा तो यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश में बच्चों ने क्या फिर भी रोक दिया मैडम, बीमार पड़ गए, फिर भी रोक दिया, स्कूल बीमार पड़ फिर भी रोक दिया। तो आप बताइए, उस फिर भी रोक दिया। कोई विरोध प्रदर्शन नहीं, फिर भी रोक दिया। पुलिस ने जबरन रोक दिया। 15 अगस्त के दिन तिरंगा यात्रा में नहीं शामिल होने दिया एक छात्र को, एक छात्र नेता को। आप ये बताइए, आप जिम्मेदारी लेते हैं? उनको हम जाने देते हैं, उनकी तबीयत खराब हो जाती है। आप लोग सोनम वांगचुक की जिम्मेदारी ले रहे थे? तो बता दीजिए, आप लोग सोनम वांगचुक की जिम्मेदारी ले रहे थे? कह रही हूँ 70-80 बच्चे जो धूप के कारण गिर गए, और आज जो गर्मी की हालत है वो आप देख लीजिए बाहर निकल कर। तो वास्तविकता ये है कि आप लोगों को कुछ समझना नहीं, अपना एजेंडा चलाना है तो आप चलाते रहिए। ठीक है मैडम। दूसरा सवाल आप बताइए क्या? चलिए, एक बात कहते हुए मैं आगे बढ़ता हूं। अगर आपको तिरंगा यात्रा में शामिल होने की पैरवी करना एजेंडा लगता है तो लगता रहे, और ये एजेंडा मैं चलाऊं। चलिए, वंदे मातरम पर आइए। नहीं, वंदे मातरम पे तो आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने साफ साफ बता दिया है कि वहां पर उनको कुर्सी देने की बात हो रही थी, जिसको उसको पूरी तरीके से एक गलत रूप में प्रस्तुत किया गया। जिसके अलावा कुछ नहीं है वहां पर, पूरा अनइंटरप्टेड वहां पर जो है वंदे मातरम बजाया गया। लेकिन एक एक्सक्यूज तो कांग्रेस पार्टी लगातार संसद में भी देती चली आ रही है, और वो ये है कि जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, उन्होंने ये जो है 2 स्टैंजे का जो वंदे मातरम है उसकी वकालत की थी, और ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी में पूरी सहमति के साथ, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस जी हो, चाहे रविंद्रनाथ टैगोर जी हो, चाहे गांधी जी हो, और चाहे नेहरू जी हो, सबने मिलके पास किया था। तो इसमें ऐसा कोई मतलब कोई विरोध तो मुझे नहीं लगता है। और पिछले लगातार 80 सालों तक हम उन 2 स्टैंजा को पूरी तरीके से सम्मान के साथ, और फिर कह कौन रहा है, आप ये सबसे बड़ी बात देखिए, कह कौन रहा, वो बीजेपी कह रही है जिसने
अपने आरएसएस के कार्यालय में 52 साल तक झंडा नहीं फहराया था। ये वो बीजेपी कह रही है जिसने देश के संविधान को एक्सेप्ट नहीं किया था, उसका विरोध कर रही थी। ये वो बीजेपी कह रही है जिसने कभी भी, आप बता दीजिए कि स्वतंत्रता की जब लड़ाई चल रही थी तब ये लोग क्या कर रहे थे वहां पर। ठीक, तब ये डुबरी मैडम करके एक घूम छोटी रहे सी थे, बात तब ये और पेंशन लेके शिवम घूम त्यागी रहे जुड़ थे। चुके हैं, एक छोटी सी बात और, थोड़ी सी अब मैं ये देशभक्ति का तैयारी करता हूं बांटेंगे। और कोशिश ये करता हूं कि सभी नेताओं को सुन लो। जरा वो ग्राफिक्स रखिए स्क्रीन पर, आपकी पार्टी के 3 नेताओं का बयान मैं सुनवाता हूं, जरा क्लियर कर दीजिएगा। सुनवाता नहीं हूं मतलब पढ़कर बताता हूं, बयान है, कोटेड अनकोटेड है। जयराम रमेश ने वही कहा जो आपने कहा कि खड़गे जी के लिए कुर्सी लाने का इशारा हो रहा था। अब इस बयान पर मेरा एक सवाल यह है कि अगर इतनी कुर्सी की जरूरत थी और इमरजेंसी सिचुएशन थी तो बाद में जब पूरा गाया गया तो उस दौरान कुर्सी लगी होनी चाहिए थी, जो कि नहीं लगी थी। ठीक, तो यानी वो इशारा था कि नहीं था, वो एक क्वेश्चनेबल है। आपकी पार्टी के एक और, अब सुन लीजिए मैडम, सुन लीजिए, सुन लीजिए। आपकी थ्योरी से थोड़ी चलने लगे। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, मेरी थ्योरी से मत चलिए, मैं नहीं कह रहा हूं। मेरा तो एक सवाल है मैडम, मेरा सिर्फ एक सवाल था कि अगर वाकई खड़गे जी को इतनी जरूरत थी, उम्र है और बिल्कुल मैं सम्मान करता हूं कि अगर वाकई इतनी जरूरत थी तो कुर्सी दी जानी चाहिए थी, कुर्सी दी जानी चाहिए थी। लेकिन वो अगर इतनी इमरजेंसी थी कि बीच में वंदे मातरम रोकना पड़ा, वो चीज नहीं समझ में आएगी जो मैं कह रही हूँ, वो नहीं समझ में मैं आएगी समझ क्योंकि आप युवा हैं, आप खड़े रह सकते हैं पर किसी व्यक्ति के साथ भी नहीं, मुझे समझ में आता है। तो उसके लिए मैडम सुनिए, मेरे पिता 82 साल के हैं, आजकल उनको लेकर मैं हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहा हूं। तो बेहतर ठीक है, सुनिए, तो मुझे बुजुर्गों का मतलब समझ में आता है, तो मुझे ज्ञान मत दीजिए। अब सुनिए मैडम, अगर जरूरत थी कुर्सी की तो कुर्सी दोबारा लगी होती और उस पर किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए, और किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए, मैं कह रहा हूं, और बिल्कुल उनकी उम्र स्वास्थ्य का ध्यान रखकर कह रहा हूं। पहली बात, बाद में कुर्सी नहीं लगी थी। अब दूसरी बात सुनिए, जो मैं कह रहा था, आ रहा हूं शिवम त्यागी, 30 सेकंड और दे दीजिए। पवन खेड़ा ने कहा कि 1937 की CWC में जो तय किया गया था वही गाना चाहिए था, यानी ये वाला नहीं गाना चाहिए था। और 1937 की CWC में क्या हुआ था कि वंदे मातरम पूरा मत गाओ और भारत माता की जय मत बोलो। ठीक है, ये मुस्लिम लीग ने कहा था, CWC की बात नहीं, मुस्लिम लीग ने तब कहा था, और बाद में उसको लेकर बातें। अब सुन लीजिए पूरा प्लीज, मुझे मालूम है सवाल मेरा बड़ा हो रहा है, उतना ही आपको समय भी दूंगा जवाब के लिए। पवन खेड़ा ने कहा 1937 की CWC में जो तय किया गया वही गाना चाहिए। शकील अहमद खान ने क्या कहा कि जो आज हुआ वो कांग्रेस की परंपरा में नहीं। अब मुझे बताइए, 3 नेता 3 बयान, सच क्या है? मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, ये सारे तथ्य एकदम सही है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो 1930 जो है 7 की बात आप कर रहे हैं, वो भी पूरी तरीके से सच है और 80 सालों तक हमने उसको फॉलो भी किया है। आप उंगली उठाने वाले होते कौन है? आप हमें राष्ट्रपति सिखाने वाले होते कौन है? हु आर यू? जिनका कोई योगदान ही नहीं है, जिनका कोई मतलब कोई इतिहास ही नहीं है कि उन्होंने अंग्रेजों के साथ क्या क्या किया, उनको सिर्फ जो है इंफॉर्मेशन देते रहे। ये वो लोग हैं, इनको हमें कोई राष्ट्रपति से देने की जरूरत नहीं। मेरा ये सवाल नहीं था, मेरा सवाल ये था कि जयराम रमेश जी, पवन खेड़ा जी और शकील अहमद खान जी, इन तीनों नेताओं में से किसका बयान सही है? मैं किसको लाइन मानकर चलूं कांग्रेस पार्टी की? नहीं, हमें कोई सफाई नहीं देनी इस बात पे, और हम पूरी तरीके से सम्मान करते हैं। इस देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में हमारा योगदान है। इस देश की स्वतंत्रता के लिए लगभग 12 साल से भी ज्यादा नेहरू जी जेल में रहे। ठीक है शिवम त्यागी, ऐसा नहीं है, शिवम त्यागी, सारी चीजों कांग्रेस पार्टी को कोई सफाई नहीं देनी है। आप लोगों को जो मना है वो कहते रहिए, जो मना है आप लोगों को कहते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे भाई क्या फर्क पड़ता है? राकेश जी, मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी को सफाई देने, प्लीज मेरा निवेदन है कि मैं किसी के बीच में बोला नहीं। सुन लीजिए प्रियंका गुप्ता जी, 6 से 7 मिनट आपके पास रहा हूं मैडम, 6 से 7 मिनट आपके पास रहा हूं, 4 मेहमान और हैं, एक बार सुन लीजिए सब। बोलिए शिवम त्यागी। देखिए बिल्कुल ठीक बात है, मैं तो मानता हूं कि राष्ट्र कभी तो दूसरों को सुन लिया करो। बिल्कुल मान लिया कि आपको कोई क्लैरिफिकेशन नहीं देना है, देश मांग भी नहीं रहा है आपसे, कोई नहीं मांग रहा आपसे क्लैरिफिकेशन, देश को पता है, देश जानता है। मेरा निवेदन है राकेश जी, प्रियंका जी प्लीज, दिस इज नॉट फेयर। प्रियंका जी दिस इज नॉट फेयर। 7 मिनट मैडम, 7 मिनट आपके पास रहने के बाद अगर आप सामने वाले को नहीं सुनेंगी तो ये बहुत अनफेयर है, नहीं अच्छा लगता है। प्लीज सुनिए। बोले मैं तो पूछ रही हूं, शिवम त्यागी, सवाल का जवाब 7 मिनट में ऐसा क्या नहीं बोला जो आप बोल देंगे? आप तो एक दूसरे से बात कर लेते ना, क्यों खामी का हंगामा खड़ा करना है? मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि सबसे पहले तो कि देश
आपसे कोई सर्टिफिकेशन आपको दे भी नहीं रहा, देश अपने आप तय भी कर लेगा, कोई क्लैरिफिकेशन भी नहीं मांग रहा है। देश ने देखा है, अपने सामने देखा है। कोई कहता है कि कुर्सी ने मंगानी थी, कोई कहता है कि 1937 के आधार पर जो वंदे मातरम के 2 स्टैंजा तय हुए थे वो गाने थे। कोई कहता है कि ये कांग्रेस की परंपरा में नहीं है। तो भैया विद इन द पार्टी पहले तय कर लो क्या सही है क्या गलत। दूसरा, मैं मानता हूं कि हाँ, एक उम्र के बाद हर किसी के लिए खड़ा होने में अपने आप में परेशानी होती है। उन सभी चीजों का ध्यान करा जाना चाहिए, चाहे वो सोनिया गांधी जी हो और चाहे वो खड़गे जी। उनकी हेल्थ सबसे प्रायोरिटी पर है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आप सब लोग जानते हैं कितना समय लगने वाला है, क्या लगने वाला है। तबीयत अगर ठीक नहीं है, पैरों में अगर दिक्कत है, तो वो तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सोनिया जी यूपीए चेयरपर्सन है। तो मैं मानता हूं वो कोई इतने छोटे कार्यकर्ता नहीं है कि उनको ये सब करने की आवश्यकता है। और कि हमें क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए, आप कोई नहीं कह रहा, लड़ाई में क्या राकेश जी गलत बात है। मतलब ये 7 मिनट बोलने के बाद प्रियंका जी प्लीज मैडम पूरी प्लीज, क्या 2 से 3 मिनट। क्या योगदान है? प्रियंका जी नहीं अच्छा लगता है। आप ही के नाम की एक और प्रियंका जी हैं, वो अपनी बारी का वेट कर रही हैं। वो नहीं बार बार इशारा कर रही है कि मेरे पास आप नहीं आ रहे, मेरे पास नहीं आ रहे हैं। कुछ थोड़ा सा प्लीज 2 मिनट तो एटलीस्ट शिवम त्यागी को बोल लेने दीजिए प्लीज। प्रियंका जी आई एम रिक्वेस्टिंग, तो इस रिक्वेस्ट का भी मान रखना चाहिए, वरना फिर कहना पड़ेगा कि बारी बारी से मैं सबके पास जाऊं। एक एक करके फ्रेम में रखें प्लीज। आपको सवाल पूछने का समय मिलेगा दोबारा, प्लीज शिवम त्यागी। मतलब मेरा नाम प्रियंका जी नहीं है तो क्या मुझे बोलने का मौका नहीं मिलेगा? नहीं शिवम त्यागी, अगले 1 मिनट सिर्फ आप बोल रहे हैं, कोई बीच में नहीं। धन्यवाद। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि ये सारी चीजें कहने के बावजूद भी ये कोई एक भी बात ऐसा जस्टिफिकेशन नहीं देती जहां पर आपको ये करने की आवश्यकता है। जिस तरीके से वंदे मातरम के 2 स्टैंजा के बाद श्रीमती सोनिया गांधी जी ने इशारा किया, वो साफ बताता है कहीं ना कहीं कि वो एक डिससैटिस्फैक्शन है। वो वंदे मातरम को पूर्ण रूप से नहीं स्वीकार करना चाहते, नहीं गाना चाहते। जिस तरीके से पवन खेड़ा ने कहा है कि 1937 का आधार बताते हुए कि 2 स्टैंजा ही गाने हैं, ये 1 मिनट आपने दिया था सर, ऐसा क्यों है? सिर्फ शिवम त्यागी बोल रहे हैं पीसीआर। थैंक यू। तो जाहिर है ये सब बताता है आपकी मानसिकता, आपकी चीजें, और राष्ट्रभक्ति किसी को साबित करने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप दिख जाती है। वो बातों में, बयानों में, वो बॉडी लैंग्वेज में, वो चीजों में खुद नजर आती है। भाई अपने पार्टी के नेताओं से शकील अहमद को समझाइए ना, वो कह रहे हैं कि ये कांग्रेस की परंपरा नहीं है। वो तो भारतीय जनता पार्टी के नहीं है भाई, आप उनको समझा दीजिए कि ऐसा क्यों हुआ। कमाल बात हो गई कि एक स्वतंत्रता दिवस पर भी आप इस तरह के छोटी सी मान मर्यादा नहीं रख सकते। आगे क्या रखेंगे? कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है आपको देशभक्ति का। शिवम त्यागी 30 सेकंड और प्रियंका जी सुनिए ना, प्रियंका गुप्ता जी 30 सेकंड और, सिर्फ क्लियर करने के लिए कि मैं जयराम रमेश की बात सही मानूं, पवन खेड़ा की बात या शकील अहमद खान की बात। देखिए, मैं राकेश जी अपना जस्टिफिकेशन दे चुकी हूँ, नाउ आई डोंट नीड टू गिव मोर। बट मैं एक बात जरूर कहूंगी कि आज शिवम त्यागी जी को बताना चाहिए कि हिंदू महासभा ने फजलुल हक के साथ, जो मुस्लिम लीग है, उसके साथ मिलकर सरकार चलाई थी। आखिर वो बताएं अपना इतिहास की क्या है, आखिर वो ये बताएं कि कितने रुपए पेंशन लेते थे, आखिर वो बताएं किसकी मुखबिरी करते थे, और आज तक अंग्रेजों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकते। 30 सेकंड और बोलिए शिवम त्यागी, फिर मैं प्रियंका भारती के पास जाऊंगा। जो देश की गुलामी, अगर ये लोग 30 सेकंड मैडम, समय हो गया, प्लीज 30 सेकंड शिवम त्यागी। मेरे को कोई भी 30 सेकंड एक साथ नहीं मिली। मैं फिर से कहना चाहता हूं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। मेरे पूर्वजों ने इस देश के लिए 11-11 साल डबल लाइफ काला पानी काटी है। देखिए ना, उन्होंने सवाल भी पूछा, जवाब भी उन्हीं को देना है। तो भाई रुक जाइए, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ। कोई एक बताइए नेता जो काला पानी की सजा काट कर आया हो कांग्रेस का, कोई एक नेता बताइए। मैं तो कहता हूँ कि ना भाई, ये राकेश जी गलत बात है। ये क्या तरीका है बताइए ना? उनके बीच में कोई बोल नहीं रहा तो आप ऐसा करने देंगे क्या? ये अच्छा नहीं है। मैं उनके बीच में नहीं बोला। अब मैं बारी बारी से सबके पास जाऊंगा पीसीआर, जिससे मैं सवाल करूं। प्रियंका गुप्ता जी 10 मिनट के रिक्वेस्ट के बाद नहीं अच्छा लगता है कि मैं जिससे सवाल पूछूं सिर्फ उसी की, नहीं अच्छा लगता है प्लीज, नहीं अच्छा लगता है। ये आखिरी बार मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज शिवम त्यागी। थैंक यू। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं भाई, तो मुझे कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। बताने की आवश्यकता आज है आपको, देश के सामने है। वो तो शुक्र है वीडियो कैमरा ऑन है, सब कुछ सामने है, उसके बावजूद भी आप ये कुछ बता नहीं पा रहे हैं, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दे पा रहे हैं। कहते हैं कि हमें देना भी नहीं है क्लैरिफिकेशन, हम इतने एरोगेंट है। देश से बड़े नहीं हो भाई। देश के लिए सबने जो है शहादतें दी है, देश के लिए सबने लड़ाई लड़ी है, देश के लिए एक एक आदमी ने लड़ाई लड़ी है। आपने कुछ एक्सक्लूसिव नहीं किया है। चलिए प्रियंका भारती जी, एक तो क्या ये वंदे मातरम का अपमान हुआ या नहीं हुआ, आप लोगों को जो दिखा, क्योंकि मैं 2 दिन से सुन रहा हूं बड़ी अच्छी लाइन आरजेडी ले रही है। मेलोनी वाली बात पर भी मनोज झा ने बहुत अच्छी बात कही कि ये गैर शालीनता नहीं होना चाहिए था, और आज भी बता दीजिए क्या ये होना चाहिए था। और दूसरी बात है कि बहुत सारी बातें आज लाल किले से भी हुई, महिला आरक्षण पर बातचीत हुई, दिमागी नक्सलियों की बातचीत भी हुई।
राकेश जी, दिमागी नक्सली की बात कर रहे हैं। बहुत बढ़िया किए थे प्रधानमंत्री जी जो दिमागी नक्सली शब्द का जिक्र किए। हम तो सोच रहे हैं कि पूरा इतिहास ही उनको हम याद दिला दे। दिमागी नक्सली होते कौन है और कैसे दिखते हैं और क्या क्या करते हैं। दिमागी नक्सली का नाम था हेडगवार। 28 दिसंबर 1949 को मुखपत्र में एक आर्टिकल लिखे और उस आर्टिकल में राष्ट्रगान को आइटम ऑफ एंटरटेनमेंट बोले थे। ऐसे दिखते हैं, होते हैं दिमागी नक्सली जो राष्ट्र के ध्वज का सम्मान भी नहीं कर सकते। गोलवालकर ने बंच ऑफ थॉट्स में पन्ना नंबर 188, हम पूरा प्रूफ के साथ बोल रहे हैं, पन्ना नंबर 188 पर लिखा, देश का जो ध्वज है तिरंगा, इट्स इमिटेटिंग एंड ड्रिफ्टिंग, मतलब भारतीय कुछ भी नहीं लगता है। तो जो देश के तिरंगे का सम्मान न कर पाए वो होते हैं दिमागी नक्सली। आपको मैं बता दूं, जिस तिरंगे की हम बात कर रहे हैं आज, उस तिरंगे को बनाने के लिए जो एडहॉक कमेटी का गठन हुआ था ऑन नेशनल फ्लैग, उस एडहॉक कमेटी के सदस्य अंबेडकर से लेके बड़े बड़े लोग थे। उन्होंने सजेस्ट किया कि तिरंगे में अशोक चक्र होना चाहिए। बुद्धिज्म से रिलेटेड और समय को समय दिखाता हुआ इस अशोक चक्र के खिलाफ थे गोलवलकर। तो जो तिरंगे के खिलाफ होते हैं वो होते हैं दिमागी नक्सली। और ऐसे संगठन जो तिरंगे से शुरुआती तौर से नफरत रखता हो, 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराता हो, वो होते हैं दिमागी नक्सली। और दिमागी नक्सलियों पर अगर लगाम लगाना है राकेश जी, तो एक कदम आगे बढ़ जाए प्रधानमंत्री जी, और जो नॉन रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है ना दिमागी नक्सलियों की, इस पे बैन लगा। मैं इस पर रिप्लाई लेता हूं। वंदे मातरम पर स्टैंड क्लियर करिए। वंदे मातरम पर स्टैंड क्लियर करिए। वंदे मातरम पर स्टैंड क्लियर करते हैं। वंदे मातरम हमको हम देश प्रेम का प्रूफ मानते हैं ना। मेरे बगल में है भाजपा प्रवक्ता शिवम त्यागी। चलिए यहीं पे आपके शो में बिना इधर उधर आग किए, बिना गूगल का इस्तेमाल किए, शिवम जी आप गाइए वंदे मातरम। मैं शुरुआत करती हूँ वंदे मातरम। कहाँ चले गए शिवम जी? नहीं वो आ रहे हैं, कई बार नेटवर्क है, वो आप सुन लीजिएगा। मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ वो बताइए। पहले ये बता दीजिए जो हुआ वो अपमान हुआ कि नहीं हुआ। मैं जो पूछ रहा हूँ राकेश जी, हम वंदे मातरम पर अगर चर्चा करना चाहते हैं, प्रियंका भारती जी पहले ये बता दीजिए कि जो हुआ उस पर आपकी पार्टी की क्या राय है मैडम? और व्यक्ति को जो बीजेपी आरोप लगा रही है उस पर आपकी पार्टी की क्या राय है? ये होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, या प्रियंका गुप्ता जी ने जो कहा उससे आप सहमत है? क्या है, कुछ तो स्टैंड क्लियर करिए। राकेश जी मैं स्टैंड क्लियर कर रही हूँ, वही तो मैं आपको बता रही हूँ कि स्टैंड तब क्लियर होगा जब एक बार भाजपा का कोई भी नेता, जो ऊपर से पूरा प्रवक्ता भी वंदे मातरम का कम से कम शुरू का ही 4-5 लाइन सुना दे। कहाँ गए शिवम त्यागी? पहले मैडम आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दे लीजिए, फिर आप शिवम त्यागी से जो मना है पूछते रहिएगा। जो मैंने पूछा उस पर अपनी लाइन क्लियर कर लीजिए पहले। मुझे तो जहां तक समझ में आया कांग्रेस ने स्टैंड क्लियर कर दिया। उन्होंने तो बता दिया खड़गे जी बुजुर्ग हैं, उनके लिए मतलब आप सहमत दिख रही थी। लेकिन प्रवक्ता कहाँ गए भाजपा के? गायब हो गए स्क्रीन से, वो भाग गए ना। एक बार जोड़िए। अरे मैडम नहीं होता, कई बार आप कहिएगा तो हम सुना देंगे। एक बार मुझे नहीं मुझे, मैं ये मानकर चलता हूं कि यहाँ पर वंदे मातरम सबको याद होगा, नहीं याद और सबको पता होगा। और अगर कहाँ है भाजपा? आप भी मुस्कुरा दिए। प्रियंका भारती जी मुझे बताया है पिछाड़ने की नेटवर्क की दिक्कत है, वो यूनिट से नहीं जुड़े हुए हैं, जूम से जुड़े हुए हैं, और जूम मोबाइल नेटवर्क पर काम करता है। ये आपको यस पीसीआर दोबारा कनेक्ट कर रहा है, ये आपको अच्छे तरीके से पता है। अब आगे बाकी लोगों से राय ले लीजिए, हम गाने के इंतजार में बैठे हैं। आज आपके शो पर वंदे मातरम का वंदन हो जाए। ठीक है भाटी जी आप भी राय बता दीजिए। अखिलेश यादव ने तो कहा कि वो रहमान वाला वंदे मातरम गाना चाहिए, मतलब यहां भी आप लोगों को भी वोट बैंक दिखी क्या? नहीं देखिए, एक तो आज 15 अगस्त के दिन सभी देशवासियों को और आपको और आपके सभी पैनलिस्ट को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरी बात, मुझे मैथिलीशरण गुप्त जी की एक पंक्ति याद आती है, उनकी कविता है कि एक समय जो ग्रह है दूसरे समय त्याज होता है, ऊष्मा में हिम के कंबल का भार कौन ढोता है। पहली बात तो यही हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है, बहुत नासमझी की बात है, कुछ समझ से बाहर की बात है कि देश की स्वतंत्रता के 80 साल बाद हम इस बात पर चर्चा क्यों कर रहे हैं कि कौन सी पार्टी देशभक्त है, कौन सी पार्टी देशभक्त नहीं है। एक पार्टी को देशभक्त सिद्ध करने के लिए जो, अब मैं तो ये कहना चाहता हूं कि गधे को कितना ही भी नहलाया जाए और उसे क्रीम पाउडर लगाया जाए, उसका मेकअप किया जाए, वो कभी गाय नहीं बन सकता, गधा गधा ही रहेगा। ये सच्चाई तो इतिहास में दर्ज रहेगी कि आरएसएस, हिंदू महासभा और बीजेपी के पूर्व जो संगठन थे, ये सब लोग तिरंगे के विरोधी थे, राष्ट्रगान के विरोधी थे, भारत माता की जय बोलने के विरोधी थे, इंकलाब जिंदाबाद बोलने के विरोधी थे।
जब तिरंगा फहराना एक वीरता की निशानी माना जाता था, देशभक्ति की निशानी माना जाता था, तब ये उससे दूरी बना के रखते थे। और आज जब देश आजाद है, आज जब हमें किसी का डर नहीं है, उस समय इंकलाब जिंदाबाद बोलने पर, वंदे मातरम गाने पे अंग्रेजों की पुलिस कोड़े बरसाती थी। तो जो देशभक्त लोग थे वो उस समय वंदे मातरम गाते थे, उस समय तिरंगा फहराते थे, उस समय इंकलाब जिंदाबाद बोलते थे। आज जब कोई डर नहीं है, देश आजाद है, तो आज ये इंकलाब जिंदाबाद बोल के या वंदे मातरम गा के अपना आपको देशभक्त सिद्ध करना चाहते हैं। अच्छा, देशभक्ति इतनी सी बातों से सिद्ध नहीं होती है। तो क्यों आज देशभक्त वो है जो भारत के संविधान जंतर के मंतर प्रति पर सम्मान इंकलाब का जिंदाबाद भाव हुआ रखता तब तो बड़ा अच्छा लगा था है, जो आपको। भारत के संविधान का नहीं पालन सुनिए करना ना, चाहता है। जब जंतर मंतर पर इंकलाब जिंदाबाद हुआ जी, क्या तो आप लोगों को बड़ा अच्छा लगा, कुछ लोगों ने अच्छा लगा था ना, तब नहीं ये तर्क समझ में आया था कि अब इंकलाब जिंदाबाद की क्या जरूरत है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद बोला जाता है, क्रांति के लिए नारा है, आंदोलन के लिए। हाँ। जब तक धरती पर भूखा इंसान रहेगा तब तक धरती पर तूफान रहेगा। जब तक लोगों की भूख का सवाल हल नहीं होगा, लोगों के रोजगार का सवाल नहीं हल होगा, जरूरी लगने शिक्षा लगा, का सवाल हल नहीं होगा, अब जरूरी लगने लगा आपको, तब तक ये नारे बुलते रहेंगे। इस नारे में आपको क्या एतराज? अरे मुझे कहाँ एतराज है? ये तभी आप कह रहे हैं कि आज जरूरत क्या है, फिर आप कह रहे हैं क्रांति है तो जरूरत है। तो पहले तय कर दीजिए कि जरूरत है कि नहीं जरूरत है। आप क्यों? मुझे इंकलाब जिंदाबाद से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाटी जी, लेकिन ये डेफिनेशन बदलिए नहीं कि पहले जरूरत नहीं, फिर आज जरूरत है, फिर आज जरूरत है तो कल जरूरत नहीं। डेफिनेशन मत बदलिए। और दूसरी बात है, सवाल को स्किप मत करिए। आइए, वंदे मातरम से आपको क्या दिक्कत, क्यों AR रहमान वाला वंदे मातरम चाहिए? हमें वंदे मातरम से कोई भी जरा भी रत्ती भर भी दिक्कत नहीं है। मैं खुद भी गाऊंगा और जिसे गाना है बहुत शौक के साथ गाए, लेकिन वंदे मातरम किसी के ऊपर थोपा नहीं जाना चाहिए। अच्छा। क्योंकि वंदे मातरम गाना ही देशभक्ति की निशानी नहीं है। आज देशभक्ति की सबसे बड़ी निशानी भारत के संविधान का पालन करना है। हाँ। भारत के नागरिकों में एकता, अखंडता, प्रेम, मोहब्बत पैदा करना है। जो लोग रोजाना नागरिकों में नफरत पैदा करते हैं, भाईचारा तोड़ते हैं, एकता अखंडता तोड़ते हैं, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे देश की जनता को लड़ाना चाहते हैं, सबसे बड़े देशद्रोही वो हैं। हमें इन देशद्रोहियों का इलाज ढूंढना पड़ेगा। ये जब अंग्रेजों से लड़ाई चल रही थी देश की आजादी की, उस समय भी देशद्रोहियों के खेमे में खड़े थे। चलिए, और आज जब देश को आगे ले जाने के लिए देश की एकता अखंडता की जरूरत है, ये आज भी देशद्रोहियों के खेमे में अब मुझे अनंत विजय, कभी देशभक्त नहीं रहे। अनंत विजय जी, अच्छा शिवम त्यागी जुड़ चुके हैं। कुछ बिजली की दिक्कत थी, उनका मैसेज भी मेरे पास आ गया, कुछ उनके इक्विपमेंट में दिक्कत आ रही थी। शिवम त्यागी जुड़ भी चुके हैं, फिर दिक्कत आ रही है, उसको दोबारा कनेक्ट करिए। अनंत विजय जी, तब तक मैं आपके पास आ रहा हूं। मैंने प्रियंका गुप्ता जी से पूछा, भारती जी से भी पूछा, भाटी जी से भी पूछा। ये अब तो इन लोगों के जवाब सुनने के बाद ये लग गया है कि ये वाकई वोट बैंक का ही कुछ चक्कर है, और इसलिए चक्कर है कि AR रहमान वाला क्यों चाहिए, ये जवाब नहीं दे रहे हैं। भारती जी कह रही हैं आ तो गई, हम उस पर क्या बोले? देखिए, भाटी जी मेरे अच्छे जानकार हैं, मैं मित्र नहीं कह सकता हूं उनको, क्योंकि हो सकता है वो मुझे मित्र ना मानते हो, लेकिन मेरे अच्छे परिचित हैं। और भाटी जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही, लेकिन मुझे लगता है कि उस पर उनको पुनर्विचार करना चाहिए कि वंदे मातरम थोपना नहीं चाहिए। भाटी जी, अब तो जिस संविधान की आप बात कर रहे हैं, उसी संविधान के द्वारा प्रदत्त शक्तियों से संसद ने उसको कानून के रूप में पास कर दिया है। तो अब तो थोपने जैसी कोई बात रही नहीं, ये नारा पुराना पड़ चुका है। कृपया इसको अपडेट कर ले, मुझे जैसा लगता है। और दूसरी बात, जो वोट बैंक की स्पष्ट रूप से राजनीति दिखाई देती है, जो मुझे अपनी राय रखने का अधिकार देता है, वही संविधान मुझे भी अधिकार देता है कि मैं अपनी राय रखूं और बिल्कुल बेबाक तरीके से रखूं। सर, पर संविधान के आपको ये अधिकार देता है कि आप हमारे बीच में बोलें। मैंने अपनी राय रखी है। सर, क्या संविधान आपको ये अधिकार देता है कि आप मेरे बीच में बोलें? हाँ, अगर मेरा नाम देता है तो स्वागत है आपका। संविधान मुझे अधिकार देता है मेरा नाम मेरे बीच में बोलने का। मैं पूरे शो में नहीं बोलूंगा। नहीं, कोई बात नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं सर, देखिए, आप अपनी राय बिल्कुल रख सकते हैं, आप अपनी राय रखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं देखिए, मैं डिबेट में हम लोग कई बार साथ रहे, मैं किसी की राय के ऊपर अपनी राय नहीं रखता, मैं सिर्फ अपनी बात कहता हूं। जहां तक थोपने की बात है, तो अब तो देश का कानून है और संसद द्वारा पास कानून है, इसलिए राष्ट्रगीत का सम्मान होना चाहिए, मेरा ये मानना है। और पवन खेड़ा जी ने बिल्कुल ठीक कहा, इससे तो एकदम स्थिति स्पष्ट हो गई कि भाई वो 1937 वाला जो खंडित वंदे मातरम है वही गाएंगे।
तो वो उस पार्टी की राय है, उस पार्टी की। और देखिए 1971 के कानून में जो संशोधन करके अभी संसद में अधिनियम पारित हुआ है, उसका मैंने अध्ययन किया है। उसमें लिखा है कि अगर कोई शिकायत करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। अगर कुर्सी की ही बात थी तो आप देखिए उस वीडियो को फ्रेम बाय फ्रेम देखने की आवश्यकता है। जब दूसरा पद जैसे ही समाप्त होता है और कोटि कोटि कलकल निनाद जब बजना शुरू होता है, वहीं से राहुल गांधी जी की भ्रिकुटी तनती है और वो खड़गे जी की ओर देखते हैं। फिर सोनिया जी को भी समझ में आता है कि ऐसा कुछ हो गया। अगर कुर्सी की बात होती तो जब कार्यक्रम समाप्त हो गया तब तो बैठा दिया जाता उनको। तो नहीं, कुर्सी नहीं, वाली नहीं। बात, कुर्सी वाली मैं बात तो ये मुझे भी कह रहा हूं समझ में नहीं अनंत आई। विजय जी कि अगर कुर्सी ही की बात थी तो ये बात सही है जो प्रियंका गुप्ता जी ने भी कहा कि बाद में पूरा वहां पर प्ले किया गया, तो उस समय ही कुर्सी लग गई होती। भाई जब कुर्सी की जरूरत ही पड़ गई तो लग ही जाती कुर्सी, तो दोबारा कुर्सी दिखती, कुर्सी तो दिखी नहीं। सर देखिए सारा राजनीति में खेल ही कुर्सी का है सर। अगर कुर्सी न मिले तो राजनेता क्या मतलब है, वो कुर्सी की तो राजनीति करते हैं। लेकिन ये पूरा प्ले हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वहां कुछ राहुल जी और सोनिया जी इसको लेकर कुछ असहज थे। अब वो असहज क्या वंदे मातरम के बाकी 6 पद बजने से थे या किसी और की बात, किसी और चीज से थे, ये तो वही लोग बता पाएंगे। या अगर उस वीडियो से कुछ ऑडियो सुनाई देगा तभी हम लोग किसी निष्कर्ष बोलिए पर पहुंच प्रियंका सकते गुप्ता हैं। जी, बोलिए। लेकिन वीडियो देखने के बाद ये लगता है कि दोनों असहज थे। देखिए जितनी चर्चा आज हम उस वीडियो की कर रहे हैं, जितनी चर्चा हम कुर्सी की कर रहे हैं, काश हम उतनी चर्चा प्रधानमंत्री जी के भाषण पे भी कर लेते। प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही कि वो उन्होंने महिलाओं के आरक्षण की बात कही। अरे भाई महिला आरक्षण बिल तो 27 में पास हो गया, इसको लागू कर दीजिए प्रभु। हम तो हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि हम महिलाएं चाहती हैं कि आप उसे लागू कर दीजिए और अभी के अभी कर दीजिए। 27 का चुनाव है, उत्तर प्रदेश में कर दीजिए, उसके बाद 29 में चुनाव है, वहां कर दीजिए। पर प्रधानमंत्री जी भी गोल गोल जलेबी बनाने से बाज नहीं आते। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि बायो इकोनॉमी बहुत बढ़ गई है। अरे भाई बायो इकोनॉमी इतनी बढ़ गई है तो फिर रोजगार क्यों नहीं बढ़ रहा भाई साहब, कि प्रदूषण क्यों नहीं कम हो रहा। और ये जो संसाधन है प्राकृतिक, अगर उनका इतना ही जो है इस्तेमाल हो रहा है तो ये पैसा जाकर आ रहा है। ठीक है, शिवम त्यागी जुड़ गए। की जेबों में जा रहा। ठीक है तो ये भी तो मुद्दा होगा। शिवम त्यागी जुड़ गए हैं। अब स्क्रीन पर दोनों प्रियंका जी को रखिए, मुझे रखिए और शिवम त्यागी को रखिए। उसका नतीजा क्या निकलता है? ठीक है, स्क्रीन पर बीच में बहस छोड़ के चले जाते हैं। नहीं चढ़े नहीं गए थे अनंत विजय जी, जो उन्होंने मुझे मैसेज भी किया कि कुछ उनके इक्विपमेंट में दिक्कत आई थी, इसलिए बार बार उनका फ्रेम आ जा रहा था। दोनों प्रियंका जी को रखिए और शिवम त्यागी को रखिए। शिवम त्यागी, इस दौरान बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ हो गया कि प्रियंका भारती जी ने कहा कि दिमागी नक्सली की सोच आप लोगों की है और आरएसएस को लेकर उन्होंने बोला उस पर। और दूसरी बात है कि वंदे मातरम को लेकर भी कि आप लोग विरोधी शुरू से ही करते थे तिरंगे का, गाने के लिए बोला था और गाने का भी चैलेंज दे रही थी आपको। ठीक है, पहला सारा करके जाऊंगा। पहला एक चीज कहना चाहता हूं कि दिमागी नक्सली हो या ऑन ग्राउंड नक्सली हो, हम दोनों नक्सलियों को खत्म करने के लिए इस देश में और सरकार में आए और करके जाएंगे। तो किसी को अगर किसी तरह की गलत फहमी हो तो वो अपने दिमाग से निकाल देना। दूसरा, संघ ने इस देश के लिए क्या किया और संघ का आजादी में क्या योगदान रहा, मुझे लगता है कि खुद हेडगेवार जी ही जेल गए, अटल बिहारी वाजपेयी जेल गए, आपसे तो उस बात पर सर्टिफिकेट चाहिए नहीं। और तीसरी बात, आपको दिमागी नक्सली से इतनी परेशानी क्या है? दिमागी नक्सली जो है, जो इस देश को तोड़ने हुए हैं, उनको हटाना कहां से गलत हो गया? और अंत में इन्होंने कहा कि भाई वंदे मातरम गाइए, आपने कहा वंदे मातरम गाइए, तो गा देता हूं। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य सामलाम मातरम वंदे मातरम शुभ्र ज्योतिषना पुलकित यामिनी फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुंदर भाषिनी सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम। तेजस्वी यादव समझा है क्या? तेजस्वी समझा है? फिर से सुना दे, नीचे देखने की जरूरत नहीं है हमें, आप प्लीज। अरे भाई लोग देखो, आंख बंद करके गा दीजिए, आंख बंद करके गा देते हैं। ये लीजिए, आंख बंद करके गा देते हैं। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम शीतलाम सस्य सामलाम मातरम वंदे मातरम शुभ्र ज्योतिषना पुलकित यामिनी फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिनी सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम। और बताइए, और कोई एक्सरसाइज? अनपढ़ों की पार्टी है। अब मेरा मौका, मुझे बोलने का मौका दीजिए। राकेश जी निवेदन है मेरा, राकेश जी मैं जूम से जुड़ा, मेरा निवेदन है। राकेश जी एक बार प्रियंका भारती जी पूरी बात आ जाए, मैं बीच में। अरे सुनिए, एक तो बहुत देर बाद नेटवर्क आया, आपने हर तरीके का टेस्ट ले लिया, तो एक बार बात पूरी हो जाए उनकी। अब मैं निवेदन करता हूं कि मुझे लगातार इंटरप्ट किया गया है। अगर यही
अब प्लीज, अब आपको रोकना पड़ेगा इनको। अब प्रियंका भारती जी प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ, अब मेरा निवेदन है, मैं उनके बीच में किसी के नहीं बोला, बोल भी नहीं पाया। अगर यही बात, यही राष्ट्रगीत आंख बंद करके आंख खोल के अपने चारा चोर और उनके बेटे से गवा दो ना, तो शिवम त्यागी अपना नाम बदल देगा। आप हमें बता रहे हैं, प्लीज निवेदन है मेरा, राकेश जी गलत बात है, दिस इज रॉन्ग। मतलब आप मेरे घर चलिए अगला प्रियंका भारती जी, वाकई शिवम को सबसे कम समय मिला है। 30 सेकंड और शिवम त्यागी को दीजिए, उसके बाद गलत बात है। 30 सेकंड और 30 सेकंड और थैंक यू प्रियंका भारती जी, जस्ट होल्ड ऑन 30 सेकंड। दिस इज रॉन्ग। इन्होंने आंख खोल के कह दिया, आंख बंद करके कह दिया, उल्टा लटक के कह दिया, सीधा खड़ा होके कह दिया। मैंने कहा ना, अपने चारा चोरों से आंख खोल के पढ़ के भी गवा देना, तो शिवम त्यागी अपना नाम बदल देगा। चारा चोर की अनपढ़ पार्टी से आए हुए। चलिए अब प्रियंका भारती जी का एक रिप्लाई। शिवम त्यागी प्रियंका भारती जी के लिए 30 सेकंड। बिल्कुल, क्योंकि शब्दावली इन्होंने ऐसी इस्तेमाल की, दान पेटी चोर बोलेंगे, नाम तो नहीं छोड़ा, दान पेटी चोर, और उसके बाद आगे की लाइन जिसके लिए इतना बोबेला खड़ा किया, आगे का लाइन नहीं आता है त्यागी, वहीं तक रट पाए थे, वीडियो बंद कर उतना ही रट पाए, आगे का याद नहीं, कोटी कंठ पलकन याद तो आगे हमारी नहीं, आगे नहीं याद है, आपके साथ दिक्कत है, या आंख बंद करके पढ़ दीजिए, आंख खोल के पढ़ दीजिए, उल्टा लटक के पढ़ दीजिए। नहीं चलेगा भाई, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 30 सेकंड हमको दिए थे, सुनने में भी दिक्कत है क्या? अच्छा ना, सुनने में आपके दिक्कत है, चलिए बचपन से दिक्कत है, कल भी दिक्कत थी, आज भी दिक्कत है, कल भी एक जगह दिक्कत कर रहे थे आप ऐसे। यहाँ गोबर गौमूत्र, ये गोबर आपके साथ है। मैंने कहा ना, चैलेंज है, जिस दिन तेजस्वी जी के बराबर में खड़ी हो जाएं, उनको आंख बंद करके भी पढ़वा दे तो बताना। ठीक है, चलिए भारती जी और अनंत विजय जी बहुत माफी के साथ दोबारा नहीं आ पाया, क्योंकि शिवम का नेटवर्क, आपसी रस्साकशी, बहुत सारी बातें। लेकिन एक बार फिर से आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।